नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित सहकारिता मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटे और सहकारिता के क्षेत्र में सरकार के किए गए कामों को गिनाया। बता दें कि मंगलवार को सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से इस मेले का शुभारंभ किया था। जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं, साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी नगर के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने हल्द्वानी में जहां 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्रों, अंबेडकर पार्कों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि बहुत जल्दी
आप सबको हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहीं हमारे पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाएं मिलने जा रही हैं। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बिड की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम उसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन फील्ड के रूप में, और जिससे देश में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विदेशों की उड़ानें भी यहीं से हो पाएंगी। जमरानीबाद परियोजना आप सबको पता है, लंबे समय से जो योजना प्रतीक्षारत थी, उस योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तराई भाबर के पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आज इसके साथ ही हल्द्वानी और मुंबई के बीच लाल कुआं एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हल्द्वानी में देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। वहीं हल्द्वानी को विज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने हेतु देश के पहले एस्ट्रो पार्क के निर्माण की दिशा में भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आने वाले समय में यह भी योजना हमारी धरातल पर उतरेगा। यही नहीं, हम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। कुछ एक औपचारिकताएं रह गई हैं, जल्दी ही वो पूरी हो जाएंगी तो यहाँ खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने हल्द्वानी को क्लीन एवं ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से व्यवस्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करने के साथ साथ लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। इसके साथ ही हल्द्वानी में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या को हल करने के लिए 450 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले मल्टी स्टोरी बहुउद्देशीय पार्किंग भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके बगल में ही हम खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के विकास को गति देने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि दिवाकर भट्ट का जाना प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट की सक्रिय भूमिका और उनका संघर्ष हमेशा याद रहेगा। उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो उनके योगदान की महत्वपूर्ण पहचान है। वहीं उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चल रहे धरने और उनकी मांगों पर सरकार के फैसले पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के शुरुआती 3 साल में ही स्पष्ट किया गया था कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। समान वेतन व्यवस्था की दिशा में सरकार ने प्रारंभिक कदम उठा दिए हैं और इस संबंध में कर्मचारियों के साथ विस्तृत बातचीत भी हुई है, जिसके बाद सभी पक्षों ने मिलकर एक व्यावहारिक समाधान निकाला है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कानूनों के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि जब जनता अपने अधिकारों को जानती है तभी वो सही तैयार कर पाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सरकार लोगों की सहायता के लिए प्रभावी कानून बनाती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते। उन्होंने कहा कि जितने भी अहम और जनहित से जुड़े कानून बनाए गए हैं, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना जरूरी है। वो उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी, जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे। उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा, हमेशा वो हमें याद आएंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। ये चूँकि मैंने पहले ही चूँकि
इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम अपने कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखिए, जितने महत्वपूर्ण कानून और प्रभावी कानून लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, वो सब लोगों की जानकारी में होना चाहिए, जिससे कि न्याय मिलने में उनको आसानी होगी और वो अपनी पैरवी करने में भी ठीक प्रकार से ठीक दिशा से कार्य कर पाएंगे। देहरादून में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी और मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में बड़ी संख्या में गोरखा, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और कई प्रांतों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। एसोसिएशन की स्थापना 26 नवंबर 1950 को 10 लाख रुपए से की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले भारतीय गोरखाओं को प्रदान किए गए थे। कार्यक्रम में गोरखाली, गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां हुई। 75वीं वर्षगांठ स्मारिका का विमोचन किया गया और संस्थापक अध्यक्ष बैरिस्टर हरि बहादुर गुरुंग की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले गोरखा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है। उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है, उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं और कहा जाता है, जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी। क्योंकि गोरखा जवानों की खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है, मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की
भारत चीन की लड़ाई हो या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे थोड़े समय में शब्दों में कह पाना कठिन है। अनेक जो हमारे देश की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बहुत बता रहे थे कि आज हमारे सैनिकों को जहां पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। जो कठिन से कठिन स्थितियों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं, उन बर्फीली चोटियों पर जाते हैं, चाहे वो भारत की नौसेना हो, भारत की थल सेना हो या भारत की वायुसेना हो, सभी स्थानों पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे ये सैनिक, हमारे गोरखा रेजिमेंट के लोग या गोरखा समुदाय के लोग जो अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे कठिन स्थानों पर अपनी सेवा उन्होंने दी है और थोड़े समय में इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन काम है। आज मैं इस मंच से आपके समर्पण, त्याग और देशभक्ति को नमन करता हूं। मुझे गर्व है कि आज गोरखा समाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा में बल्कि हमारे राज्य के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से झलकती है। अभी मैं कर्नल छेत्री जी से कह रहा था, जब भी मैं, चूंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों के साथ बचपन में बड़ा हुआ, सेना को देखते हुए मैंने अपने जीवन की कई सारी चीजें जो मुझे अनुभव में आई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बहुत सारा उसमें सेना का योगदान है। इसलिए सैनिकों के बीच में कभी आना होता है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, या आज कई कार्यक्रम में आया हूं, या अन्य आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के कभी भी मुझे याद करते हैं, तो मेरा प्रयास होता है मैं जरूर उन कार्यक्रमों में पहुंचूं, क्योंकि सच में मैं बहुत भावनात्मक रूप से ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ पाता हूं और मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं। और मैं बच्चों की प्रस्तुति देख रहा था, जब बच्चे हमारे यहाँ पर वो युगल में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, सच में बहुत आनंद देने वाला। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि बिहार चुनाव में जिस तरह महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वही उत्साह उत्तराखंड में भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं पहले से ही सशक्त और मजबूत हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी की समर्थक भी है। इसी दिशा में महिला मोर्चा ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को 3 महीने तक प्रदेश भर में चलाया, जिसके तहत हर जिले में महिलाओं के बीच पहुंचकर स्वयं सहायता समूह की बहनों को योजना की जानकारी दी गई। चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में भी महिलाओं की पूरी बढ़ चढ़ के रही, और हमें पता है उत्तराखंड की तो महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी पहले से ही 50% आबादी है, तो पहले से हमारी वोटर हैं। तो हम लोग विशेष रूप से जो रोड मैप बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो एक पूरी नींव चली है, 3 महीने से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने हर ज़िले में ये कार्यक्रम लिया और हम बहनों के बीच में गए हैं। और विशेष तौर पर जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो इस योजनाओं का लाभ ले रही हैं, उनके बीच में हमने एक कार्यक्रम करा, उनके स्टॉल्स लगाए, मेले लगे हैं, तो उनको कुछ वित्तीय फ़ायदा भी हुआ है। तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी बहनों को, जो मतलब एक आम बहन है, उसको जाके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आपके लिए ये योजनाएं लेकर आया है और आपके बीच आ रहा है और इसका फ़ायदा बहनों को मिला है। तो वो हम कहते हैं कि जो बिज़नेस का एक दिवाली से और अभी उनका अगर हम एक ग्राफ देखें तो बहुत बिज़नेस अप गया है, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में कोशिश करी कि छोटे छोटे मेले लगें, जैसे सहकारिता के मेले लगें, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन महिला मोर्चा उत्तराखंड ने अपने प्रयास से भी बहनों को स्टॉल्स वगैरह लगवाएं। जैसे आज हमारा देहरादून में लास्ट 19वां जिला है, इसका सम्मेलन महानगर में है, वहाँ भी हम लोग स्टॉल्स लेकर आ रहे हैं बहनें के। तो हम मतलब हमारा फोकस मेन स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं।
भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने धानाचूली, चौर लेक, मझयूली समेत कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक समेत कई समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा, जिनका संज्ञान लेते हुए विधायक ने डीएफओ नैनीताल से वार्ता की और लोगों को बंदरों की इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। देखिए, ये 587 जो नई भर्तियां होने वाली हैं, उसमें से मेजॉरिटी हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए के पदों के सापेक्ष हुई है। तो ये 2 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको खुलने में इनसे काफ़ी राहत मिलेगी। उनमें से कुछ पद बाकी मेडिकल कॉलेजेस के भी हैं जो बैकलॉग के बचे रह गए थे। तो जितने भी और कॉलेजेस में, दून में तो लगभग पूरे हमारे नर्सिंग कैडर हो चुका है। जो बाकी जगह बाकी मेडिकल कॉलेजेस में कमी है वो पूरी हो जाएगी उससे। बाजपुर चीनी मिल बंद होने से आक्रोशित किसानों ने चीनी मिल महाप्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा का घेराव किया। चीनी मिल शाम से बंद पड़ी है, जिससे किसानों की गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जाम लग गया। बुधवार सुबह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा की अगुवाई में किसान एकत्रित होकर चीनी मिल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंच एसडीएम और प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा और सीसीओ डॉक्टर राजीव अरोड़ा का घेराव कर चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद बद्रीश पंचायत के अग्रज देवता गण उद्धव जी और कुबेर जी पांडु नगरी पांडुकेश्वर अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान हो गए। इस शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलम होने के बाद बुधवार को भगवान श्री बद्री विशाल जी के बालसखा उद्धव जी और देवताओं के खजानजी कुबेर जी पांडुकेश्वर में अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हो गए, जहां उद्धव जी योग ध्यान बद्री मंदिर और कुबेर जी अपने मूल मंदिर में विराजमान हुए। वहीं आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी गुरुवार को ज्योतिमठ स्थित पौराणिक मठांगण नरसिंह मंदिर पहुंचेगी, जहां स्थानीय ग्रामीणों के साथ कुबेर देवरा समिति पांडुकेश्वर ने पुष्प वर्षा कर देव प्रतीकों का स्वागत किया और समिति ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी सहित धर्माधिकारी आदि का सम्मान किया। जी मेरे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो यह है कि जिस दिन से फैक्ट्री चली है चीनी, देखिए उद्धव कुबेर जी पांडुकेश्वर मंदिर में विराजमान हो गए। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद कुबेर जी अपने मूल मंदिर में विराजमान हो गए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का समापन हो गया। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए और स्थानीय ग्रामीणों के साथ कुबेर देवरा समिति पांडुकेश्वर ने पुष्प वर्षा कर देव प्रतीकों का स्वागत किया और समिति ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी सहित धर्माधिकारी आदि का सम्मान किया। विशाल जी के प्रणाम करते हुए उनको आज भगवान विशाल की डोली जो है कपाट बंद होने के पश्चात यहाँ पांडुकेश्वर गांव में आती है और श्री उद्धव जी महाराज, श्री कुबेर जी महाराज जी यहाँ पे आते हैं और उनकी पूजा 6 महीने के लिए यहीं पे होती है। तो रावल जी महाराज भी आज आते हैं यहाँ पे और एक दिन आज यहीं पे रहते हैं। वही भगवान योगदान में जो है भोग प्रसाद लगाते हैं और तो इसमें इसका पूरा उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, क्योंकि 6 महीने में बाद भगवान के यहाँ पे रावल जी आए हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो बहुत उल्लास का वातावरण है और बहुत बड़ी यात्रा चली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को भी और जो यहाँ पे रूपधारी है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।